आज धामी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 5 नए चेहरों को मिली जगह। ईद उल फितर की तैयारियां तेज, सितारगंज पुलिस ने कसी कमर। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर हलचल तेज, स्थानीय व्यापारियों में बड़ी चर्चा। उत्तराखंड में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजनीति में सियासी हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। विस्तार के तहत 5 नए मंत्रियों की एंट्री हुई है। आपको बता दें, संगठन और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए मदन कौशिक, खजानदास और राम सिंह को कैबिनेट में जगह मिली है। इसके साथ ही प्रदीप भद्रा और भरत चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए धामी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्री परिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं हैंग मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। कोई नाराजगी नहीं थी और न नाराजगी रहेगी। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक पहुँचा है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मंत्री बनने जा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। किंतु तो आगे भी मैं काम करूंगा। निमंत्रण मिल चुका है, तभी तो आया हूँ। आप सबको नवरात्रियों की बधाई हो और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा, हम उस दिशा में काम करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी रात दिन काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के हित में रात दिन काम कर रही है। और हम लगातार प्रदेश के हित में जो भी हमसे हो पाएगा हम काम करेंगे। और समय कम है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना हमारा काम है और हम चुनौतियों से मुकाबला करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी फिर से आएगी। जिस तरह से जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 बार लोकसभा से 5 सांसद हमारे जीत के गए हैं। 13 में से 12 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जीत के आए हैं। अधिकतर ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक प्रमुख आए हैं। पंचायतों में भी हमने ज़बरदस्त परिणाम निकाले हैं और आम चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए, एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जब कभी कोई दायित्व मिला है, उसका उसी रूप में निर्वहन किया। चाहे संगठन के रूप में काम करने का अनुभव हो, चाहे सरकार के मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे अन्य किसी प्रकार से हो। आज केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा ताकत के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल ये, मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
हालिया बजट सत्र में सरकार ने कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। व्यापारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भरोसा दिया है कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार सबको साथ लेकर काम करेगी। इसमें बहुत हमारा तो स्पष्ट कहना है कि कॉरिडोर बनाओ, स्वच्छ सुंदर अच्छा सुंदर हरिद्वार बने। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बिना तोड़ फोड़ के आप बनाएं, बजट पास करें, इससे दुगना बजट पास करें, हरिद्वार को साफ सुंदर और सुरक्षित बनाएं। इसके लिए सरकार को प्राथमिकता से विचार करना चाहिए, प्राथमिकता से इस पर बात करनी चाहिए। हमारा तो शुरू से एक ही मानना है कि बिना तोड़ फोड़ के अगर आप हरिद्वार का सौंदर्यीकरण करते हैं तो हरिद्वार का व्यापारी आपको सिर माथे पर बैठाने का काम करेगा। हीरो जोन को जो है हेरिटेज के नाम पे बनाया जाए, जैसे लाल किले में बनाया गया, जैसे जयपुर में बनाया गया, जैसे स्वर्ण मंदिर के आसपास का कॉरिडोर बनाया गया, साफ सुथरा बिना तोड़ फोड़ के बनाया गया। जो हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हमारा गंगा का बनने वाला है, जिस पर काम चल रहा है, वो हमारी प्राथमिकता में से है। इसमें 3 कॉरिडोर है, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर। माँ शारदा का तट भी है और वहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम भी है। तो तीनों ही कॉरिडोरों के लिए तीनों जो हमारे रिवर फ्रंट बनने अलग अलग जगह पर, उसके लिए इस बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया है, जिससे कि एक हेड खुल गया है। अब लगातार उस पर काम चल रहा है। कोई असमंजस नहीं है। जो भी हम तो जो भी काम करते हैं सबके आपसी समन्वय से करते हैं, हितधारकों से बात करके करते हैं। किसी को परेशानी होगी तो विकास वो बहुत न्यून रह जाएगा। इसलिए सबकी सहमति हो, सब लोग उसमें एक तरह से सहमत हो, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सितारगंज कोतवाली में ईद उल फितर को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई है, जिसमें तहसीलदार हिमांशु जोशी और सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने क्षेत्र के लोगों से शांति और भाईचारे की अपील की। साथ ही इस बैठक में मुस्लिम समाज ने नमाज के दौरान सुरक्षा और बिजली पानी की व्यवस्था का मुद्दा रखा, जिस पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का भरोसा दिया है। थाना सितारगंज में अमन चैन मीटिंग की गई। इसमें हमारे क्षेत्र के सीओ साहब और हमारे सितारगंज के कोतवाल साहब मौजूद रहे और तमाम क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग भी आए, सम्मानित लोग और तमाम लोग आकर, और उसमें ये बात की गई जैसे कि यहाँ की कुछ समस्याएं थी, हम लोगों ने बताई। तो हमारे सीओ साहब ने और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि हर बार मीटिंग की जाती है। और हमारे सीओ साहब ने एक बात कही जो कि बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ हम लोग सिर्फ मुलाकात के बहाने बैठ जाते हैं, वरना सितारगंज का क्षेत्र ऐसा है कि पूरी तारीख गवाह है इस बात की कि आज तक कभी हिंदू मुस्लिम कोई किसी तरह का विवाद नहीं हुआ है और ना ही इंशाल्लाह होने देंगे, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदारान लोग जो हैं वो हमेशा जो नौजवान तबका हो इस पर नज़र रखते हैं। और ये ईद का ऐसा त्यौहार है जो सबके लिए खुशियाँ लेकर आया है। पूरे हिंदुस्तान में मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि अमन और सुकून के साथ ईद मनाएं, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, कि जैसा गाइडलाइन मतलब ये दी गई है कोर्ट की तरफ से या हमारे प्रशासन की तरफ से। और हमारे नौजवान तबका भी कोई हुड़दंग ना मचाए, सड़कों पे इस तरह से उधम ना मचाए और आपस में गले मिले और हिंदू मुस्लिम दोनों का एक संगम ये दिखा दे, ताकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुवासी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। जब हमारा क्षेत्र सितारगंज अच्छा होगा तभी हमारा उत्तराखंड अच्छा होगा, हमारा मुल्क के भारत अच्छा होगा। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। की तरह सितारगंज का जो हमारा अनुभव है बड़ा अमन चैन है यहाँ पे, और एक यहाँ महज इनके साथ में भाइयों के साथ मिलने का और बातचीत करने का एक ये फॉर्मेलिटी होती है, चूँकि दस्तूर वर्षों से चला आ रहा है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आवश्यकता ही नहीं है मीटिंग की, लेकिन इस बहाने हम भी आ जाते हैं, पुराने चेहरे देख लेते हैं और बातें हो जाती हैं। तो सारी बातें सहमति बनी है। मेन चीज़ें जो बताई, सुबह 5 बजे से लाइट का और पानी कम से कम 10 बजे तक, जैसे कि नमाज का टाइम होता है वो रहे, तो वो नोट करवा दिया उनको। साफ़ सफाई बता दी गई है। देहरादून में एलपीजी की कालाबाजारी पर डीएम समीर बंसल की सख्ती साफ दिख रही है। एक समीक्षा बैठक कर डीएम ने साफ किया कि गड़बड़ी मिलने पर गैस एजेंसी मालिक
सीधे जेल जाएंगे, जिसके लिए जिले की सभी एजेंसियों पर QRT टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें, ऐसे मामलों में अब तक 5 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 5 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही डीएम ने 25,000 मैनुअल गैस एंट्री को तुरंत ऑनलाइन अपडेट करने और होम डिलीवरी में OTP व्यवस्था अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। तो उसके चलते पहले तो जो पैनिक है, परसेप्शन है, उसको हमें रेक्टिफाई करना है और इसी एंग्जाइटी में जो लोग पहले एजेंसीज में क्यूइंग कर रहे थे और उससे हमारे जो होम डिलीवरी है वो भी डिसरप्ट हो गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए अभी ये इंश्योर कर लिया गया है कि होम डिलीवरी ही होगी और कहीं पर भी व्यक्ति को इन हैंड ओवर द काउंटर डिलीवरी नहीं दी जाएगी किसी भी एजेंसी पर। इसको इंश्योर करवाने के लिए हमारे 30 रेगुलर ऑफिसर्स डेली वहां पर नियुक्त रहेंगे, स्टेशन रहेंगे हर एक एजेंसी पर, जो हमें रियल टाइम सिचुएशन से अवगत कराएंगे हमारे कंट्रोल रूम को। उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर्स वहां पर नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस विस्तार के लिए जनता को लंबा इंतजार करना पड़ा। गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि बाहरी नेताओं को तवज्जो देने से भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है। उन्होंने नए मंत्रियों को बधाई तो दी, लेकिन साथ ही मांग रखी कि पहली ही कैबिनेट बैठक में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर मुहर लगनी चाहिए। पिछले 4 साल से भी अधिक का समय बीता और इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जिस दिन वर्तमान कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने शपथ ली, उसी दिन से कुछ सीटों को बाकी रख के ये प्रतीक्षा कराई जा रही थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और लिहाजा 4 साल से करीब 4 साल और 10-11 महीने, 4 साल और 1-2 महीने का समय बीतने के बाद आज वो घड़ी आई जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मैं मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सभी माननीय विधायकगणों को, जो कि अब मंत्री हैं, उन्हें बधाई देता हूं कि इस समय उन्हें ऐसे मौके पर मंत्री बनने का अवसर मिला है जब उत्तराखंड एक बहुत उम्मीद के साथ इस बात की अपेक्षा कर रहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये लोग कदम उठाएंगे। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर धामी सरकार का मंत्रिमंडल अब पूर्ण हो चुका है। भट्ट के मुताबिक सही समय का इंतजार किया जा रहा था और अब इन नए 5 मंत्रियों के पास जनता के काम करने के लिए 1 साल का पर्याप्त समय है। समय का चयन किया जाता तो अच्छा शुभ दिन है, नवरात्र का समय है, मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन अब उत्तराखंड में हुआ है और क्योंकि अभी आचार संहिता में 1 वर्ष का समय है, ऐसे 1 वर्ष के अंदर अनेकों जनता के काम होगा, जिन कामों को हमने प्राथमिकता आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ एक साथ सामूहिकता के साथ और जन समाज की समस्याओं को समाधान करेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाए, इसके लिए हम अब असंतोष खत्म हो गया। असंतोष कभी नहीं था, कोई असंतोष पार्टी में होता नहीं है। समय पर हर कार्यकर्ता समाधान कर आगे बढ़ाई जाती है। पौड़ी के चौबट्टा खाल में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ के धसमानी गांव में 11 साल के एक बच्चे पर गुलदार ने घर की बालकनी में घुसकर हमला कर दिया। फिलहाल बाघ के हमले से गंभीर रूप से घायल बच्चे को जिला अस्पताल के हायर सेंटर रेफर किया गया है, लेकिन इस घटना से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने और सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है।
करना ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था, उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। अब यहाँ से न्यू सर्जन के लिए आगे के लिए कह रहे देखो कहाँ वन विभाग यहाँ तो नहीं आई थी पर वहाँ थी रात को तो आए थे जब पुलिस वाले थे वन विभाग वाले कि यहाँ पता नहीं 12 बजे। ये बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलदार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। ये बच्चा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रात में 1 बजे आया कल रात और फिर बच्चे के देखा गया घाव वगैरह और बच्चे के टाके वगैरह लगे हुए थे CHC से, क्योंकि रेफर होकर आया था। बच्चे को बहुत ज़्यादा गंभीर था उस समय नहीं थी और बच्चा बिल्कुल अभी भी वैसे स्वस्थ है, लेकिन बच्चे का यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग CT स्कैन वगैरह करवाते हैं, तो CT स्कैन कराया तो देखा गया कि उसके पीछे सर की हड्डी पे एक फ्रैक्चर है जो कि अंदर धंस रहा है फ्रैक्चर, जिसके लिए हमें एक न्यूरो सर्जन को भी दिखाना आवश्यक पड़ेगा। हालांकि बच्चे को इस समय कोई भी दिक्कत नहीं है और बच्चे का इलाज बिल्कुल सही चल रहा है। न्यूरो सर्जन को दिखाने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं करना है तो वापस बच्चे को यहाँ पे रखा जा सकता है या बच्चे को घर भी भेजा जा सकता है दवाइयों पे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। बस एक न्यूरो सर्जन के लिए एक बार इसलिए दिखाना चाहते हैं जिससे कभी कोई दिक्कत उसको ना बढ़ जाए उस फ्रैक्चर की वजह से जो कि दिमाग के अंदर धंस रहा है। बस एक बार उसको दिखा के एक बार वापस आना चाहे तो वो आ सकता है। देहरादून के ओल्ड सर्वे रोड पर बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला जब यहां एक अनियंत्रित इनोवा कार ने 5 लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। इस भीषण हादसे में बाइक सवार रोहित फिलिप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड से आ रही तेज रफ्तार कार इतनी बेकाबू थी कि लोगों को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे एक घर में जा घुसी। पुलिस ने आरोपी चालक गुनीत सिंह को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, जिससे तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। देखिए, अभी जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रखा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी हो रही है और ऑलरेडी हमारे प्रदेश में भी ये एक्टिविटी देखने को मिली है। कुछ हमको जो है कल खासतौर से उत्तरकाशी वाले ज़िले में हमको ज़्यादा बारिश में 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर बारिश भी देखने को मिली है और कुछ स्थानों पे भी स्नोफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। संभावना बन रही है कि जो पूरे प्रदेश में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और उसके बाद ये जो है पश्चिम विक्षोभ का असर थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो नॉर्थ के हमारे 5 जिले हैं उसमें लगभग हम 25 तारीख तक ऐसा उम्मीद करें कि हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है कहीं कहीं पे हमें को देखने को मिल सकती है, एक्सेप्ट 23 तारीख को, जहाँ पर कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है ऊपर के हमारे जनपद है वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन बारिश का रेंज वही हल्की से मध्यम हल्की बारिश ही रहने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसके मद्देनज़र हमने जो है अभी चेतावनी भी जारी करी है, खासतौर से तेज़ हवाओं की है, जिसमें कि 50 से 60 किलोमीटर की हाई स्पीड विंड रिपोर्ट हो सकती है। लाइटनिंग और हेल के भी चांसेस हैं और हैवी एक आध जगह पे कहीं पे जो है हैवी रेन और स्नो हो सकता है। स्नो जैसे हमने बताया कि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में चांसेस बन सकते हैं, तो ये संभावना अगले 2 दिन तक बनी हुई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कुदरत ने सफेद चादर ओढ़ ली है। गंगोत्री धाम, हर्षिल और मुखवा में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जहां अब तक 1.5 फीट से अधिक भारी बर्फ गिर चुकी है। तो वहीं निचले इलाकों में भी झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है और गर्मी के बीच एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह राव, वन दरोगा, गंगोत्री नेशनल पार्क। आप ये देख रहे हैं यहाँ लगातार कल से बर्फबारी हो रही है और हमारे सब जितने भी कार्मिक हैं अपने कार्यक्षेत्र पे मुस्तैदी से हैं और जो ये बर्फबारी है, बीच में एक बार तो बिल्कुल गर्मी आ गई थी, परंतु इस गर्मी के बाद ये फिर अचानक मौसम ने करवट ली और ये 2 दिन से लगातार ये बर्फबारी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो ये बर्फबारी हो रही है अच्छी है, क्योंकि आने वाले जो भी पर्यटक होंगे या कोई भी अन्य
जो आने वाले जो सैलानी होंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जो ये बर्फ़बारी है, और क्योंकि कई सालों से अवलांच नहीं आ रहा था और ग्लेशियर नहीं आ रहा, शायद हो सकता है ये अवलांच और ग्लेशियर भी आएंगे, और ये बर्फ़बारी होने से ये जो प्रकृति के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।